गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते छात्रों। कक्षा 8वीं हिंदी विषय की जो किताब है उस किताब का नाम है वसंत भाग 3। इस वसंत भाग 3 में जो पहला पाठ है वो कविता है और उस कविता का नाम है ध्वनि। ध्वनि यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी इन्होंने लिखी है। पहले हम जो इस कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला, उनकी थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में 11 फरवरी 1896 में हुआ है। उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 उत्तर प्रदेश में हुई। उन्होंने जो काव्य लेखन किया है वो काव्य अनामिका, परिमल, गीतिका आदि। साहित्य कृति में सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला, इन्हें प्रमुख रूप से जाना जाता है। इन्हें आधुनिक काल के कवि के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने गद्य, पद्य इन रूप में लेखन किया है। उनकी जो भाषा है वह हिंदी है और हिंदी भाषा में ही उन्होंने लेखन किया है। तो उनके उपन्यास भी लिखे गए। अप्सरा जैसा उपन्यास उनका प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला, ये जो कवि है ये हिंदी साहित्य के एक प्रमुख रूप में जाने जाते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला यह कवि जाने माने कवि है। इनकी लिखी ध्वनि यह महत्वपूर्ण कविता है। तो आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला, इन्होंने लिखी हुई ध्वनि यह कविता आज हम देखने वाले हैं। पहले हम इस कविता का पठन करेंगे। इस कविता में चार पद है और हर एक पद में अलग अलग पंक्तियाँ है। यानी कि कुछ पद में 4 पंक्तियाँ है, कुछ पद में 5 पंक्तियाँ है, तो कुछ पद में 2 पंक्तियाँ है। यानी कि हर एक पद में अलग अलग पंक्तियाँ है। हम हर एक पद का रीडिंग करेंगे और उसका अर्थ हम जान लेंगे। तो हम शुरू करते हैं ध्वनि इस कविता। तो ध्वनि यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला इन्होंने लिखी है। पहले पद का मैं रीडिंग करता हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। तो यहाँ एक नया शब्द आया है, यानी कि अंत। अंत मतलब समाप्त। यानी कि इधर हमने लिखा है कि अंत मतलब समाप्त। कवि कहते हैं कि अभी अभी मेरा अंत नहीं होगा। यानी कि कवि इस कविता के द्वारा इस कविता में प्रकृति का चित्रण किया है। जो प्रकृति है उसमें वसंत का आगमन हुआ है और इतने जल्दी वसंत जाने वाला नहीं है। यानी कि उसका अंत इतने जल्दी होने वाला नहीं है। वसंत इतने जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। और इसीलिए पहले पंक्ति में कवि कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। यानी कि कवि कहते हैं कि अभी अभी इस वसंत ऋतु का अंत नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि अभी अभी ही तो आया है। यानी कि ये वसंत ऋतु कब आया है? तो अभी अभी ही आया है और इसीलिए इसका अंत इतने जल्दी नहीं होने वाला। इतने जल्दी वसंत ऋतु चला नहीं जाने वाला। ऐसे इस 2 पंक्ति में कवि कहते। तो इस 2 पंक्तियों में से कवि क्या कहते हैं? तो इस 2 पंक्तियों में कवि प्रकृति का मानवीय संवेदना को दर्शाते हैं। इस कविता में कवि प्रकृति का मनोहारी चित्रण करते हैं। जिस प्रकार वसंत ऋतु आता है तो ऋतु आने के बाद क्या हो जाता है?
तो नए नए पौधे खिलने लगते हैं, पेड़ पर नए नए पत्ते आते हैं। और इसी प्रकार वसंत ऋतु आते ही सभी ओर खुशहाली दिखाई देती है, हरापन दिखाई देता है। यह इस 4 पंक्तियों में कवि ने कहा है। अगली तीसरी पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो मेरे वन में मतलब जंगल में, लेकिन कवि ने यहाँ वन जो कहा है वो किसके लिए कहा है? तो जीवन के लिए कहा है। मृदुल यह नया शब्द आया है। तो मृदुल मतलब, इसका अर्थ हमने यहाँ दिया है, मृदुल मतलब कोमल, यानी कि यहाँ जो कोमल यानी कि मृदुल, यानी कि मेरे जीवन में जो वसंत है वो कोमल रूप में आया है। यानी कि वसंत ये जो है ये जीवन में जो आता है वो कैसे कोमल है। यानी कि वन में जिस प्रकार वसंत आता है तो सभी ओर कोमल फूल खिलने लगते हैं, कोमल पत्ते खिलने लगते हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन में यौवन का आगमन हुआ है। किसका आगमन हुआ है? यौवन का आगमन हुआ है। और वो कैसा है? कोमल रूप में है। यानी कि युवा पीढ़ी जो होती है वो किस प्रकार होती है? कोमल होती है। तो वसंत रूपी यौवन का आगमन मेरे जीवन में हुआ है, ऐसे कवि कहते हैं। और इसीलिए अब मेरा अंत क्या नहीं होने वाला है। तो इसी प्रकार कवि पहले पद में कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी अभी युवा पीढ़ी को मुझे क्या करना है? जागरूक करना है, उनके मन में जोश भरना है, उनके मन में उत्साह भर देना है। और जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता तब तक मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, और तब तक मेरा अंत नहीं होने वाला है। और इसीलिए मैं अभी अभी आया हूँ और मेरा अंत इतने जल्दी नहीं होने वाला है, ऐसे कवि यहाँ पहले पद में कहते हैं। तो छात्रों, हम अगला जो पद है वो अगले पद की ओर जाते हैं। अगले पद में कवि क्या कहते हैं? तो कवि कहते हैं, हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रदूष मनोहर। तो कवि क्या कहते हैं? हरे हरे ये डालिया कलिया कोमल गात। अभी यहाँ एक नया शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है? तो पात। पात मतलब पत्ता, यानी इधर हमने लिखा है पात मतलब क्या? पत्ता। जैसे कि पेड़ पर कोमल पत्ते खिलते हैं तो वो पत्ता। दूसरा एक शब्द आया है गात। गात मतलब क्या? तो शरीर, यानी कि हमारा जो शरीर होता है वो गात। तो इसी प्रकार कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु आते ही सभी ओर क्या हो जाते हैं? हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, हरे हरे फूल आ जाते हैं, कोमल फूल खिल जाते हैं, नई नई फसल आती है, और सभी ओर प्रकृति हमें कैसी दिखाई देती है? तो सुंदर दिखाई देती है, उसका चित्रण हमें मनमोहित कर देता है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार वसंत ऋतु आता है तो भी सभी ओर हरियाली दिखाई देती है, सभी ओर हरे पत्ते दिखाई देती है, जो डालियाँ है, जो टहनियाँ है वो कैसे हरी दिखाई देती है, जो कली है, जो फूल बनने के पहले होती है वो कली होती है, वो कैसे होती है? छोटी होती है। तो वो कली वसंत ऋतु आने के कारण खिलने लगी है, और वो कैसी है? कोमल है। और जिस प्रकार इस प्रकृति में वसंत ऋतु आते ही परिवर्तन होता है, तो कवि इस 2 पंक्तियों से यही कहना चाहता है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु आने से प्रकृति में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। पेड़ पौधे जिस प्रकार हरे बन गए, कोमल बन गए, उसी प्रकार युवा पीढ़ी का यौवन का जोश निर्माण हुआ है। उसके अंदर मुझे क्या करना है? उत्साह भर देना है, प्रेरणा निर्माण करनी है, और ये प्रेरणा निर्माण करने का काम मुझे करना है। यह जानकारी इस 2 पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी देते। अगले पद में वो क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल, अभी मैं ही अपना क्या है? स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर।
तो यहाँ क्या हुआ है, नए शब्द आए हैं, जैसे कि स्वप्न मृदुल, यानी कि मृदुल कौन सा शब्द है, मृदुल मतलब कोमल। मृदुल मतलब क्या है, कोमल। यानी कि इसी प्रकार जो शब्द आया है मृदुल मतलब कोमल, और कर मतलब हाथ, यानी कि मृदुल कर मतलब हाथ, ये शब्द नया शब्द है और यह हाथ के रूप में यह आया है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल, यानी कि मैं क्या करूँगा, जो मेरा स्वप्न, सपना, यानी कि मेरा जो सपना है वह वो कौन सा है, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। यानी कि निद्रित मतलब सोया हुआ, निद्रित मतलब क्या, सोया हुआ। यानी कि कहते हैं कि सूरज उगने के पहले जो पत्ते होते हैं, जो कलियाँ होती है, जो फूल होते हैं, वो क्या होते हैं, सोए हुए होते हैं। और प्रत्युष मतलब सवेरा, प्रत्युष मतलब सवेरा, मनोहर मतलब सुंदर। जैसे ही सूरज उगता है तो इन फूलों में, इन कलियों में, इन पत्तों में क्या हो जाती है, जान आ जाती है, वो खिलने लगते हैं। और वो जब खिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, सुंदर दिखने लगते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस सूरज रूपी प्रेरणा को मैं लाऊंगा, इस सूरज को मैं लाऊंगा। और जिस प्रकार सूरज आते ही, वसंत आते ही क्या हो जाता है, प्रकृति में सुंदर बहार आ जाती है, प्रकृति में हरापन आ जाता है, प्रकृति हरी हरी दिखाई देती है, जो सोई हुई होती है वो जाग जाती है। उसी प्रकार मैं क्या करूँगा, जो युवा पीढ़ी है, जो सोई हुई है, जो निराश हो गई है, उस निराश युवा पीढ़ी को, सोई हुई पीढ़ी को मैं क्या करूँगा, जगाऊंगा। और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, उल्लास भराऊंगा, उत्साह भरूंगा, जोश भरूंगा और उसे जगाने की कोशिश करूंगा। जब तक वो नहीं जाग जाते तब तक मैं क्या करूंगा, कोशिश करते रहूंगा। इसी प्रकार कवि सूर्यकांत त्रिपाठी दूसरे पद में यही कहना चाहते हैं कि आज हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी कोमल होती है, जैसे वो उनके अंदर यौवन आ जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, आलसी बन जाते हैं, वो सोए हुए रहते हैं, यानी कि वो अपने लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं देते। तो मुझे ये काम करना है कि उस युवा पीढ़ी को अच्छी तरह से मार्गदर्शन करना है, उनके अंदर प्रेरणा निर्माण करनी है, उनके अंदर जोश भर देना है और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर लेके जाना है। तो इसी प्रकार कवि इस ध्वनि कविता के द्वारा, इस वसंत ऋतु के द्वारा युवा पीढ़ी को ये समझाना चाहते हैं। कवि अगले यानी कि तीसरे पद में क्या कहते हैं हम देखेंगे। तो कवि तीसरे पद में कहते हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रला लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सर से सींच लूँगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, यानी कि कवि यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ क्या आया है, नया शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है, तंद्रसाल। कौन सा शब्द आया है, तंद्रसाल। तो ये तंद्र जो आया है उसका अर्थ क्या है, नींद से अलसाया, यानी कि सोया हुआ। और उसके अंदर क्या है, लालसा है, उसके अंदर क्या है, लालसा है। पुष्प पुष्प यानी कि हर एक फूल, पुष्प पुष्प मतलब हर एक फूल, यानी कि तंद्रालस जो है, यानी कि नींद से अलसाया हुआ जो है, उसके अंदर जो लालसा है वो मैं क्या करूँगा, खींच कर लाऊंगा, खींच कर निकाल दूंगा। यानी कि कवि कहते हैं कि जैसे वसंत ऋतु आता है तो वसंत ऋतु आते ही हर एक पुष्प में, हर एक फूल में जो नींद की लालसा है वो लालसा क्या हो जाती है, बाहर निकल आ जाती है और वो फूल खिलने लगता है। उसी प्रकार जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर जो आलस आया हुआ है, आलस की जो लालसा है, मैं क्या करूँगा, वो लालसा खींचकर बाहर निकाल दूंगा, ऐसे कवि कहते हैं। और आगे अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष से सींच दूंगा। सहर्ष मतलब क्या है, तो यहाँ एक नया शब्द आया है, सहर्ष। सहर्ष मतलब
खुशी के साथ, यानी कि अपने नवजीवन, नव मतलब नया जीवन, यानी कि मेरे नए जीवन के द्वारा जो अमृत है वह अमृत मैं क्या करूँगा, उसके जीवन में सींच दूंगा। यानी कि वसंत ऋतु आते हैं, जिस प्रकार प्रकृति में वसंत अमृत सींच देता है, खुशी की लहर लाता है, खुशी की बहार लाता है, उसी प्रकार हमें क्या करना है, यह जो युवा पीढ़ी है, ये इस युवा पीढ़ी के जीवन में अमृत सींच कर उन्हें क्या करना है, जगाना है। तो नए जीवन का अमृत उनके जीवन में क्या कर देना है, भर देना है। यानी कि उसके अंदर उत्साह भर देना है, खुशी भर देना है, प्रेरणा निर्माण करनी है, क्योंकि वह अच्छी तरह से अपना जीवन बिता सके। तो इसी प्रकार इस तीसरे पद में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी यही बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार वसंत इस प्रकृति में खुशियाँ भर देता है, इस प्रकृति में अमृत सींच देता है और उसकी जो नींद है, आलस है, वो बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार मुझे भी क्या करना है, तो युवा पीढ़ी के जीवन में अमृत सींच कर उनके मन में जोश भर देना है, प्रेरणा भर देना है और वो अपने लक्ष्य की ओर जाए। इसके लिए मुझे क्या करनी है, कोशिश करनी है। ऐसा आशय यह कवि सूर्यकांत त्रिपाठी कहते हैं। तो अगला जो चौथा पद है, आखिरी पद है, वह हम देखते हैं। वह आखिरी पद में क्या कहते हैं, तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी आखिरी पद में कहते हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी आखिरी पद में क्या कहते हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। द्वार मतलब रास्ता, दिशा, ये इस रूप में आया हुआ है। द्वार का अर्थ क्या है, यानी कि रास्ता दिखाना, दिशा दिखाना। जैसे कि हमारे जीवन में कोई गुरु हो तो वो गुरु हमें क्या करता है, सही दिशा में जाने के लिए रास्ता दिखाने का काम करते हैं, सही मार्ग दिखाने का काम करते हैं। क्योंकि गुरु हो तो हम जीवन में क्या हो जाते हैं, सफल बन जाते हैं। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी यही बताना चाहते हैं कि मैं क्या करूँगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। जो युवा पीढ़ी है, वो जो अपने रास्ते से भटक गई है, उस युवा पीढ़ी को मैं क्या करूँगा, सही रास्ता, सही दिशा दिखा दूंगा और उनको सही रास्ते पर लाऊंगा। इस प्रकार की जानकारी इस पंक्ति के द्वारा वो देते हैं। है मेरे वे जहाँ अनंत, यानी कि वो अनंत मतलब जिसका अंत नहीं होता, ये यहाँ बताया गया है, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं होता। तो वो कहते हैं कि जब तक इस युवा पीढ़ी को मैं जागरूक नहीं करता, इस युवा पीढ़ी को मैं सही रास्ता नहीं दिखाता, इस युवा पीढ़ी को मैं सही दिशा नहीं दिखाता, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। ऐसे चौथे पद में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी कहते हैं। तो इसी प्रकार ध्वनि इस कविता के द्वारा कवि यही बताना चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है उनके जीवन में क्या हुआ है, यौवन का आगमन हुआ है और वो कोमल है, और इसी कारण हमें उन्हें अच्छी तरह से दिशा दिखानी है, मार्ग दिखाना है, उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में कामयाब करना है। जब युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। परिश्रम से ही सब मिलता है, यही जानकारी इस कविता के द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला हमें देने की कोशिश करते हैं। यानी कि इस कविता के द्वारा यही सीख मिलती है कि हमें युवा पीढ़ी को सही रास्ता दिखाना है, सही दिशा दिखाना है, सही मार्ग दिखाना है और उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मदद करनी है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इस कविता के जो क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे।